हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस विद अर्जुन चैनल। तो आज हम वॉरेन इंटरप्रिटेशन बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। शेयर मार्केट पिछले 148 सालों से व्यवसायों को कई सेवाएं प्रदान करता रहा है। इसने एक बड़े कसिनो के रूप में भी कार्य किया है, जहां सट्टेबाजी की आड़ में जुआरियों ने स्टॉक की कीमतों पर बड़े पैमाने पर दांव खेला है। शुरुआती दिनों में इनमें से कुछ जुआरियों ने बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि हासिल की। वे रंगीन पात्र बन गए, जिनके बारे में लोग समाचार पत्रों में पढ़ना पसंद करते थे। जिम ब्रेडी और बनार्ड बारूच ऐसे लोगों के नाम हैं जो अपने युग के मास्टर निवेशक के रूप में लोगों की नज़रों पर छा गए। आधुनिक समय में म्यूचुअल फंड, हेज फंड और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने पुराने समय के बड़े सट्टेबाजों का स्थान ले लिया है। एक नियम के रूप में स्टॉक सट्टेबाजों की प्रवृत्ति बहुत खराब होती है। वे अच्छी खबर पर स्टॉक मार्केट में खरीदारी करते हैं और फिर बुरी खबर पर कूद पड़ते हैं। यदि स्टॉक मार्केट कुछ महीनों के भीतर अपनी गति नहीं बढ़ाता तो वे इसे बेच देते हैं। 1930 की दशक की शुरुआत में बेंजामिन ग्राहम ने देखा कि ज़्यादातर लोग को कंपनी के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वे केवल शेयर खरीदने और बेचने में व्यस्त थे। बेंजामिन ने यह भी देखा कि शेयर मार्केट में सट्टेबाजी करने वाले लोग कभी कभी किसी कंपनी के बेकार बिजनेस के बावजूद अत्यधिक खरीदारी के कारण उसके शेयर प्राइस को बहुत बढ़ा देते थे, और कुछ कंपनी के अच्छे बिजनेस होने के बावजूद अत्यधिक बेचने के कारण उसके शेयर प्राइस को बहुत नीचे गिरा देते थे। इसी को बेंजामिन ने बाइंग अ डॉलर फॉर 50 सेंट्स कहा है। अगर आप किसी अच्छी बिजनेस वाली कंपनी के शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य से नीचे खरीदते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि शेयर बाजार अपनी गलती स्वीकार करेगा और उसे वापस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ले जाएगा। बेंजामिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किस प्रकार की कंपनी खरीद रहे थे, लेकिन वॉरेन बफेट ने अपने गुरु की शिक्षाओं में कुछ बातें देखी जो उन्हें परेशान करने लगी। पहला, बेंजामिन के सभी कम मूल्य पर खरीदे गए बिजनेस का भाव ऊपर नहीं जा रहा था। कुछ कंपनी तो बैंकरप्ट यानी बंद हो गई थी, जिससे बेंजामिन के पोर्टफोलियो के प्रॉफिट में गिरावट आई। दूसरा, ऐसी किसी भी स्टॉक से छुटकारा पाने की जो 2 साल के बाद भी ऊपर नहीं गया। वॉरेन ने यह भी देखा कि कुछ कंपनी ऐसी थी जो उनके गुरु बेंजामिन ने खरीदी थी और थोड़े प्रॉफिट के बाद बेच दी थी, लेकिन वह साल दर साल समृद्ध होती जा रही थी। इसलिए वॉरेन ने निर्णय लिया कि वह इन सुपरस्टार कंपनीज के फंडामेंटल को समझकर अपने गुरु के प्रदर्शन में सुधार करेंगे। वॉरेन को अपने एनालिसिस से यह भी पता चला कि इन सुपरस्टार कंपनीज के पास किसी न किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिससे ऐसी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के अधिक पैसे लेने या अपने प्रोडक्ट को अधिक बेचने की अनुमति मिली। इस प्रक्रिया में ऐसी सुपरस्टार कंपनीज ने अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में बहुत अधिक पैसा कमाया। वॉरेन ने यह भी महसूस किया कि यदि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक बना रहता है तो वह बिजनेस की वैल्यू साल दर साल बढ़ती रहती है। क्योंकि इन कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, इसीलिए इनके बैंकरप्ट यानी बंद होने की संभावना शून्य थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर शेयर मार्केट के सट्टेबाजों ने इसकी कीमत कम कर दी तो वॉरेन को खरीदते समय अपने पैसे का जोखिम उतना ही कम था। स्टॉक की कम कीमत का मतलब लाभ की अधिक संभावना है। एक बार शेयर बाजार अंततः इन कंपनीज के अच्छे फंडामेंटल को स्वीकार कर लेगा तो वॉरेन को अत्यधिक धनवान बना देगा। वॉरेन ने यह भी एनालिसिस किया कि अब उन्हें सस्ते दामों पर शेयर के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह इन सुपर बिजनेस के लिए उचित मूल्य चुकाकर भी अच्छे पैसे बना सकते हैं, बशर्ते कि वह निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें। एग्जाम्पल, 1973 में वॉरेन ने 1 करोड़ 10 लाख वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी थी और उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, और 35 इयर्स होने के बाद उनका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 144 करोड़ का हो गया। क्योंकि वॉरेन ने 35 इयर्स में वॉशिंगटन पोस्ट का एक भी शेयर नहीं बेचा, इसलिए एक भी रुपया उन्हें टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ा। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे 12,460% का रिटर्न मिला। वॉरेन ने यह जान लिया कि जब वह ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो समय उनको अत्यधिक धनवान बना देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।